हेलो वेलकम बैक टू और यूट्यूब चैनल फर्स्ट स्टेप। आज हम बीपीएससी पूर्वावलोकन के लिए देखेंगे। बीपीएससी का प्रीवियर ये क्वेश्चन है। इसमें बुक का नाम है घटना चक्र पब्लिकेशन का जो आता है तो वो है इसमें, और बीपीएससी का ही टोटल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। आप यहाँ देख सकते हैं 71वीं जो लेटेस्ट 2025 में हुआ था उसका है। इसके अलावा जो इसमें आपको बीपीएससी द्वारा आयोजित बीपीएससी टीआरई 1 सीडीपीओ एग्ज़ाम टीआरई 1, 2, 3 का आपको मिल जाएगा। सीडीपीओ एग्ज़ाम का मिलेगा। बीपीएससी जो बीएओ का एग्ज़ाम लिया उसका भी आपको क्वेश्चन इसमें देखने को मिल सकता है। तो अभी तक हम लोग इसमें इतिहास का, हिस्ट्री का कर चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो चैनल पे इसका प्लेलिस्ट बना हुआ है हिस्ट्री का, जाकर के उसमें सही वीडियो देख सकते हैं आप। आज हम चर्चा करेंगे विज्ञान का, ठीक है ना, सामान्य विज्ञान के भौतिकी का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं भौतिकी सेक्शन को। देखिए तो भौतिकी सेक्शन यहाँ आ चुका है। आज हम इसको देखेंगे और कोशिश करेंगे कि एक वीडियो में पूरा भौतिकी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो बीपीएससी में पूछा गया है उसको कंप्लीट कर लिया जाए, जो आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। चाहे आप 72वीं बीपीएससी पीटी देने वाले हो, या एईडीओ के एग्ज़ाम देने वाले हो, या फिर बिहार दरोगा के देने वाले हैं, बिहार एसएससी सीजीएल इंटर लेवल जो भी एग्ज़ाम बिहार में होता है और बीपीएससी द्वारा होता है, उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन हो जाता है। इसलिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि एंगस्ट्रम इकाई है, किसकी इकाई है एंगस्ट्रम? तो ये है तरंगदैर्घ्य की इकाई है। ऑप्शन नंबर ए इज ए राइट आंसर। एंगस्ट्रम का मापन तरंगदैर्घ्य का मापन जो है एंगस्ट्रॉम में किया जाता है। एक एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻⁻10 मीटर होता है और इसका प्रतीक क्या होता है? ए दे करके यहाँ पे बिंदु दे देंगे। ये एंगस्ट्रॉम का प्रतीक हो गया। अगला क्वेश्चन है प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो ये दूरी की इकाई है प्रकाश वर्ष, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। लाइट ईयर, एक साल में जो दूरी तय होता है प्रकाश द्वारा उसे एक प्रकाश वर्ष कहते हैं, और एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 × 10⁻15 मीटर होता है। फिर है प्रकाश वर्ष इकाई है किसकी, वही क्वेश्चन पूछ दिया, तो ये दूरी की इकाई है। अगला क्वेश्चन है प्रकाश वर्ष का संबंध किससे है? तो ये दूरी से है। ऑप्शन नंबर सी से। फिर उसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन है कि कौन सी मूल भौतिक राशि है? तो यहाँ पे बल और वेग दिया हुआ है, दो ऑप्शन उधर दिया हुआ है, उसमें देखना है और बताना है ये कौन सी भौतिकी की मूल राशि है। तो देखिए दो ऑप्शन यहाँ पे है, विद्युत धारा और कार्य। तो इसमें विद्युत धारा जो है वो भौतिकी की मूल राशि है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर हो जाएगा। लंबाई, द्रव्यमान, समय, उष्मागतिकी, ताप, लंबाई, द्रव्यमान, समय, उष्मागतिकी, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता तथा पदार्थ की मात्रा, ये सभी टोटल 7 जो है मूल भौतिक राशियां हैं। और मूल राशियों के मात्रक एक दूसरे से पूर्णतः स्वतंत्र तथा इनमें से किसी एक को किसी अन्य मात्रक में बदला अथवा उससे संबंधित नहीं किया जा सकता है। आगे देखेंगे दाब की इकाई क्या है? तो दाब की इकाई जो है न्यूटन प्रति वर्ग मीटर होता है। दाब की इकाई याद रखिएगा, दाब की इकाई न्यूटन प्रति वर्ग मीटर होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? पास्कल भी कहते हैं न्यूटन प्रति वर्ग मीटर को। दाब का मात्रक क्या है? तो दाब का मात्रक जो है इसमें देखिए अभी बताया है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है, ठीक है ना, और या फिर पास्कल। तो दोनों में से कोई भी इसमें नहीं दिया गया है, इसलिए ऑप्शन नंबर ई इज राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। इसका आंसर होगा न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, या फिर इसी को पास्कल बोलते हैं। तो दोनों में से कोई ऑप्शन नहीं दिया है, इसलिए उपयुक्त में से कोई नहीं इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे कार्य की एसआई इकाई क्या है? तो ये जूल है। कार्य की एसआई इकाई जूल होता है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। देखिए अभी लेटेस्ट बीपीएससी टीआरई 3 में पूछा गया क्वेश्चन है ये। तो अगर आप टीआरई 4 देने वाले हैं तो आपके लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए चैनल पे जुड़े रहें और वीडियो को पूरा लास्ट तक देखें, काफ़ी आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। और वीडियो को एक ग्रुप में शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों के साथ। अगला क्वेश्चन है कि चुंबकीय बल के मापन की इकाई क्या है? तो देखिए चुंबकीय बल के मापन की इकाई टेस्ला है। देखिए अभी 70वीं बीपीएससी का जो री एग्ज़ाम हुआ था उसमें ये पूछा गया है। चुंबकीय क्षेत्र के मापन की एसआई इकाई टेस्ला है, जिसे कैपिटल टी से प्रदर्शित किया जाता है। चुंबकीय बल चुंबकीय क्षेत्र के परस्पर क्रिया के कारण उत्पन्न होता है, ठीक है। आगे देखिए हर्ट्ज में क्या मापा जाता है? तो आवृत्ति को जो है फ्रीक्वेंसी जिसको बोलते हैं, आवृत्ति को हर्ट्ज में मापा जाता है। फ्रीक्वेंसी जो होता है उसको किस में मापते हैं? हर्ट्ज में मापते हैं। आगे देखेंगे, देखिए सामान्य मनुष्य का जो है 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज के बीच की आवृत्ति ध्वनि को सुन सकता है मनुष्य। 20 हर्ट्ज से कम की ध्वनि को नहीं सुन सकता है, और जिस ध्वनि की आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से अधिक होगी उसको भी नहीं सुन सकता है मनुष्य।
आगे देखेंगे आवृत्ति को मापा जाता है, किस में मापा जाता है? हर्ट्ज में मापा जाता है। फिर है विद्युत धारा की इकाई क्या है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है। विद्युत धारा की इकाई एम्पियर है। ऑप्शन नंबर डी इज ए राइट आंसर हो गया। आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा के रूप में परिभाषित किया जाता है। विद्युत धारा की ऐसा इकाई एम्पियर है। 1 कूलम प्रति सेकेंड 1 एम्पियर के बराबर होता है। और ये भी याद रखना है कि यह एक अदिश राशि है। विद्युत धारा जो है वो की अदिश राशि है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। फिर अगला है कि विद्युत शक्ति की इकाई क्या है? तो विद्युत शक्ति की इकाई जो है वो वाट होता है, ठीक है ना। इसी को वाट बोलते हैं विद्युत शक्ति। देखिए विद्युत शक्ति का जो है वो फार्मूला होता है P बराबर VI होता है। विद्युत शक्ति का ऐसा ही मात्रक वाट होता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है विद्युत शक्ति की इकाई क्या है? वही क्वेश्चन तो वाट है। ऑप्शन नंबर डी इज ए राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन टेस्ला के समतुल्य है? तो अभी हम बताए थे कि टेस्ला जो है किसकी इकाई है, कमेंट करके बताइए। और टेस्ला जो है न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर डी इज ए राइट आंसर। देखिए ये 17वीं BPSC में पूछा गया क्वेश्चन है। तो अगर आप 72वीं PT एग्ज़ाम देने वाले हैं तो आपके लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। रिवीजन के लिए हमारे वीडियो से ज़रूर रिवीजन करें आप। देखिए टेस्ला चुंबकीय प्रवाह घनत्व की ऐसा इकाई है। चुंबकीय प्रवाह घनत्व चुंबकीय क्षेत्र की माप है और न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर टेस्ला के समतुल्य है। आगे देखेंगे कि ओम मीटर मात्रक है। किसके मात्रक है ओम मीटर? तो ये प्रतिरोधकता का मात्रक है। ऑप्शन नंबर सी इज ए राइट आंसर हो जाएगा। प्रतिरोधकता का मात्रक ओम मीटर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? तो यह है द्रव्यमान। ऑप्शन नंबर सी इज ए राइट आंसर। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से द्रव्यमान राशि प्राप्त की जाती है, याद रखिएगा। P बराबर mv होता है। निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक नहीं है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कौन सा राशि इसमें दिया गया है जिसका मात्रक नहीं है? तो वो विकृति हो जाएगा। विकृति का मात्रक नहीं होता है। देखिए किसी वस्तु की बीमा में आया परिवर्तन और उस वस्तु की मूल बीमा के अनुपात को विकृति कहते हैं। विकृति जो है एक बीमाहीन राशि है, अर्थात इसका कोई मात्रक नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है कि त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र कौन सा है? तो त्वरण जो है एक्सीलरेशन होता है इंग्लिश में। तो ये A बराबर V-U/T होता है। तो ऑप्शन नंबर A इज ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। बल गुणनफल है किसका? तो बल जो है वह द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल होता है, ठीक है। तो बल जो है ये द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल होता है, यानी F बराबर जो होता है M गुने A होता है, याद रखिएगा ये फार्मूला। वहीं इसको भाषा में पूछ दिया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। तो अगला क्वेश्चन है कि कौन सी अदिश राशि है? कौन जो है इनमें से अदिश राशि है? तो दाब जो है वह अदिश राशि है। वे राशियाँ जिनको व्यक्त करने के लिए दिशा एवं परिमाण दोनों की आवश्यकता होती है वे सदिश राशियाँ कहलाती है। और सदिश राशियों में है बल, वेग, विस्थापन, त्वरण, संवेग। और जिन राशियों को व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं, उन्हें अदिश राशि कहते हैं, जिसमें आता है आयतन, दाब, चाल, दूरी। तो ये सदिश और अदिश को भी याद रखिएगा, पूछा जाता है सीधा कि कौन से कौन राशि है। देखिए पूछ दिया है कौन राशि सदिश नहीं है। तो सदिश नहीं है कहने का मतलब अदिश है, तो वो आयतन हो गया। बाकी सभी विस्थापन, वेग, बल ये सभी सदिश राशि है और आयतन जो है अदिश राशि है। धारा घनत्व तो होता है किस तरह का राशि है धारा घनत्व? तो एक सदिश राशि है। ऑप्शन नंबर सी जे राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे कि कौन सी सदिश राशि नहीं है, वही पूछा, यानी सदिश नहीं है मतलब अदिश है। तो गति जो है वह अदिश राशि है, सदिश नहीं है। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन मापक यंत्र एवं पैमाने से है। इसका पहला क्वेश्चन है कि किस मीटर का उपयोग वाहन द्वारा तय की गई दूरी को मापने के लिए किया जाता है और किसके रूप में जाना जाता है? तो ये ऑडोमीटर का उपयोग किया जाता है, याद रखिएगा। ऑडोमीटर का उपयोग जो है वाहन द्वारा तय की गई दूरी के मापने के लिए किया जाता है, जिसे ऑडोमीटर कहते हैं। इसमें स्पीडोमीटर नहीं लगाइएगा, ये दोनों तो खैर होगा नहीं, लेकिन कन्फ्यूजन इन दोनों में होता है। तो ध्यान रखिएगा कि किसी मीटर का उपयोग वाहन द्वारा तय की गई दूरी को मापने के लिए जो होता है ना, वो ऑडोमीटर होता है, और स्पीड को मापने के लिए स्पीडोमीटर होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि आर्द्रता किस उपकरण से नापी जाती है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आर्द्रता जो है हाइग्रोमीटर से, ठीक है ना। और यहाँ आप बताइएगा कि हाइड्रोमीटर के
से क्या नापा जाता है? ये हाइग्रो है, ई इसमें है, यहाँ पे हाइड्रो होता है, ठीक है ना। तो इसमें ध्यान रखिएगा, हाइग्रो जहाँ रहेगा उससे आर्द्रता मापा जाता है। कमेंट करके बताइएगा कि हाइड्रोमीटर से क्या मापा जाता है। सोनार तकनीक में उपयोग होता है किस चीज़ का? तो चलिए देखते हैं, यहाँ जो ऑप्शन है उनमें से कोई नहीं होगा। दिया है सोनार, यानी इसका फुल फॉर्म होता है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। ये एक ऐसी तकनीक है जिसका उपयोग महासागरों के अन्वेषण तथा मानचित्रण में किया जाता है। इस तकनीक में अल्ट्रासोनिक तरंगों का उपयोग किया जाता है। अल्ट्रासोनिक उच्च आवृत्ति वाली ध्वनि तरंगें होती हैं। इन तरंगों की आवृत्ति 20 किलोहर्ट्ज़ से अधिक होती है। फिर उसके बाद है कि निम्नलिखित में से कौन से सही सुमेलित नहीं है, ठीक है ना। ध्यान देना है, कौन सा सुमेलित नहीं है उसको पूछ रहा है, ठीक। तो देखिए पहला जो दे रहा है, वोल्ट मीटर से विभवांतर को मापते हैं, बिल्कुल सही। आमीटर से विद्युत धारा को मापते हैं, बिल्कुल सही। तीसरा है पोटेंशियोमीटर से विद्युत वाहक बल को मापते हैं, बिल्कुल सही। लेकिन चौथा में जो गैल्वेनोमीटर विद्युत प्रतिरोध दे रहा है वो गलत हो जाएगा, और गलत ही पूछा है, तो डी इज राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन जो है वो हमारा है, क्वेश्चन है कि विद्युत धारा निम्न में से किस उपकरण से नापी जाती है? विद्युत धारा जो है किस उपकरण से नापी जाती है? तो आमीटर से नापी जाती है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। अति सूक्ष्म वस्तुओं को देखने के लिए प्रयोग किया जाने वाला प्रकाशिक उपकरण है, तो ये माइक्रोस्कोप है, जिसके द्वारा अति सूक्ष्म वस्तु को देखा जाता है। किसके द्वारा? तो माइक्रोस्कोप के द्वारा देखा जाता है। ऑडियोमीटर क्या नापता है? देखिए अभी आ गया ऑडियोमीटर, तो ये ऑप्शन इसका क्या होगा? ऑडियोमीटर एक चिकित्सीय उपकरण है जिसका मुख्य कार्य है किसी व्यक्ति को सुनने की क्षमता का परीक्षण करना, ठीक है। यह उपकरण हेडफोन के माध्यम से विभिन्न आवृत्तियों पर नियंत्रित तीव्रता वाली ध्वनि तरंगें उत्पन्न करता है तथा यह जांच करता है कि रोगी न्यूनतम किस ध्वनि तक आवाज़ को सुन सकता है। ऑडियोमीटर द्वारा उत्पन्न ध्वनि तीव्रता को डेसिबल पैमाने पर निर्दिष्ट किया जाता है, लेकिन यह तीव्रता मानव को सुनने की औसत सीमा के सापेक्ष कैलिब्रेट की जाती है, न कि प्रत्यक्ष भौतिक ध्वनि दाब स्तर के रूप में। अतः ऑडियोमीटर का उपयोग सीधे किसी बाहरी ध्वनि स्रोत की तीव्रता मापने के लिए नहीं किया जाता, बल्कि यह विभिन्न डेसिबल स्तरों की ध्वनि प्रस्तुत कर मानव कान की संवेदनशीलता का आकलन करता है। आगे है, घड़ी में समय नापा जाता है किस पर? तो ये क्वार्ट्ज क्रिस्टल द्वारा नापा जाता है घड़ी में समय को, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। घड़ी में समय जो है क्वार्ट्ज क्रिस्टल द्वारा नापा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि एक जिप्टो बराबर होता है, एक जिप्टो बराबर जो है 10 के पावर -21 होता है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। एक जिप्टो बराबर 10 के पावर -21 के बराबर होता है। आगे है, एक माइक्रोन बराबर होता है 1/1000 के, यानी कि कहने का मतलब हुआ 1/1000 10 के पावर -6 के बराबर हो जाएगा। तो ये होगा 10 के पावर -6 मीटर के बराबर होता है, लेकिन यहाँ पे 1/1000 जो है मिलीमीटर के बराबर यहाँ ऑप्शन में हो जाएगा। एक माइक्रोन। 1 किलोमीटर दूरी का क्या तात्पर्य है? तो सिंपल है, 1000 मीटर बराबर 1 किलोमीटर होता है, याद रखिएगा। और 100 मीटर बराबर जो है 1 हेक्टोमीटर होता है, और 1000 सेंटीमीटर बराबर 1 डेकामीटर होता है। 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर होता है। आगे देखेंगे, 1 पिकोग्राम बराबर कितना होता है? तो पिकोग्राम की जहाँ बात आएगी वहाँ 10 के पावर -12 हो जाएगा। 10 के पावर -12 ग्राम 1 पिकोग्राम के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन है, पेंडुलम घड़ी की समयावधि दोलन काल क्या होती है? तो ऑप्शन देखिए, 1 सेकंड, 2 सेकंड, 1.5 सेकंड, 1 घंटा, उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए पेंडुलम घड़ी की समयावधि या दोलन काल की बात करें तो ये 2 सेकंड होती है। पेंडुलम एक निश्चित बिंदु से लटके हुए पिंड को कहते हैं। गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में यह मध्य स्थिति के आगे और पीछे दोलन करता रहता है। आगे देखेंगे हम लोग, यांत्रिकी से संबंधित क्वेश्चन है, जो कि मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड की स्थिति ऊर्जा लगातार कम होती जाती है, ठीक है। और क्या इसका कारण हो सकता है वो देखना है। तो चलिए देखिए, दिया हुआ है ऑप्शन क्या कि ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत का उल्लंघन है, ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत का उल्लंघन नहीं है, गुरुत्वाकर्षण बल का उल्लंघन है, गुरुत्वाकर्षण बल का उल्लंघन नहीं है। क्या कह रहा है कि मुक्त रूप से गिरता हुआ पिंड स्थितिज ऊर्जा लगातार कम होता जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि यह ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत का उल्लंघन नहीं है, इसमें बिल्कुल सही। और गुरुत्वाकर्षण बल का भी उल्लंघन नहीं है, तो ऑप्शन बी और डी दोनों सही हो जाएगा। तो देखिए यहाँ दोनों दिया हुआ है, और ये आपका एकदम लेटेस्ट 71वीं बीपीएससी पीटी 2025 में पूछा गया है। तो आपके ये 72वीं पीटी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, ठीक है। और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें।
देखिए दूसरा है कि कौन सा न्यूटन के गति के तीसरे नियम का उपयोग करता है, तो ये अंतरिक्ष में क्या है, अंतरिक्ष रॉकेट हो जाएगा या फिर तीरंदाजी, ये दोनों ऑप्शन जो है किसके लिए हो जाएगा, न्यूटन के तीसरे लॉ का पालन करता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा। देखिए बीपीएससी टीचर वाला में 11-12 में 2023 में पूछा हुआ है, तो ये दिसंबर में जो है TRE 2 का एग्ज़ाम हुआ था, TRE 2 का एग्ज़ाम हुआ था ये। तो अगर आप TRE 4 भी देने वाले हैं तो आपके लिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। आगे देखेंगे हम लोग, अगला क्वेश्चन है कि गति को सर्वप्रथम किसने परिभाषित किया था, तो गति को सर्वप्रथम गैलीलियो ने परिभाषित किया, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे कि न्यूटन के गति के दूसरे नियम के अनुसार किसी वस्तु का त्वरण सीधे अनुपातिक होता है, किसके अनुपातिक होता है, तो ये वस्तु पर लगने वाले बल के अनुपातिक होता है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। न्यूटन के गति के दूसरे नियम के अनुसार किसी वस्तु का त्वरण सीधे अनुपातिक होता है वस्तु पर लगने वाले बल के। आगे देखेंगे कि वॉशिंग मशीन का कार्यकारी सिद्धांत क्या है, तो वॉशिंग मशीन का कार्यकारी सिद्धांत जो है अपकेंद्रन का है, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। वॉशिंग मशीन का कार्यकारी सिद्धांत अपकेंद्रन का है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, तो वो क्वेश्चन है कि किसी वस्तु को स्थिर वेग पर बनाए रखने के लिए आवश्यक बल है, क्या बल है, तो वो शुद्ध बल कहलाता है। किसी वस्तु को स्थिर वेग पर बनाए रखने के लिए जो बल प्रयोग होता है उसे शुद्ध बल कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। देखिए TRE 3 में पूछा गया क्वेश्चन है ये, तो आपके TRE 4 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है ये। बॉल बेयरिंग का उपयोग स्थैतिक घर्षण को निम्नलिखित में से किसमें परिवर्तित करने के लिए किया जाता है, तो ये रोलिंग घर्षण में, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। बॉल बेयरिंग का उपयोग स्थैतिक घर्षण को रोलिंग घर्षण में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है। फिर है फुटबॉल के खेल में एक गोलकीपर फुटबॉल को गोल में पकड़ने के बाद अपने हाथों को पीछे की ओर खींचता है, यह गोलकीपर को किस प्रकार सक्षम बनाता है, तो ये संवेग परिवर्तन की दर को कम करने के में सक्षम बनाता है, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए केंद्राभिमुखी बल किसके लिए जिम्मेदार है, केंद्राभिमुखी बल किसके लिए जिम्मेदार है, तो ये है वस्तु को वृत्ताकार पथ पर गतिमान रखना, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे हम लोग, अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से किस ऊर्जा परिवर्तन में घर्षण बल शामिल होता है। घर्षण बल किस ऊर्जा परिवर्तन में शामिल होता है, तो गतिज ऊर्जा से ऊष्मा ऊर्जा जब हम लोग परिवर्तन करते हैं तो उसमें घर्षण बल शामिल होता है, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए कि एक बस सीधे रास्ते पर चल रही है और अचानक दाईं ओर एक तेज़ मोड़ लेती है, बस में बैठे यात्री किस दिशा की ओर झुकेंगे, तो ये बस जो है दाईं ओर लेता है तो उसके अपोजिट में मुड़ता है, यानी बाईं ओर झुकेंगे, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। इसको आप लोग काफ़ी अपने एक्सपीरियंस से महसूस भी किए होंगे, इसलिए इसमें ज़्यादा डिटेल की पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। एक क्षैतिज वृत्त में स्थिर चाल से घूम रहे पिंड के लिए निम्नलिखित में से कौन सा स्थिर रहेगा, तो वो गतिज ऊर्जा जो है स्थिर रहेगा, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा। जब कोई पिंड क्षैतिज वृत्त में स्थिर गति चाल से घूम रहा हो तो उस पिंड की गतिज ऊर्जा स्थिर होती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वो है कि अपेक्षिकता का सिद्धांत इनमें से किस वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया, तो वो अल्बर्ट आइंस्टीन ने किया था। अपेक्षिकता का सिद्धांत अल्बर्ट आइंस्टीन ने प्रस्तुत किया था। इसी में E बराबर mc² के फॉर्मूला दिया गया था, जहां E बराबर ऊर्जा, m बराबर द्रव्यमान और c बराबर प्रकाश का वेग होता है। अगला क्वेश्चन है कि यदि बल को न्यूटन में और दूरी को मीटर में प्रदर्शित किया जाए तो किए हुए कार्य को प्रदर्शित किया जाएगा किसमें, तो ये जूल में किया जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। देखिए कार्य बराबर जो है और बल आगुना बल की दिशा में हुआ विस्थापन होता है, कार्य का SI मात्रक जूल होता है। अगला है कि हम एक लकड़ी के बक्से को 200 न्यूटन बल लगाकर उसे नियत वेग से फर्श पर ढकेलते हैं, सीमांत घर्षण बल क्या हो जाएगा, तो सीमांत घर्षण बल 200 न्यूटन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। देखिए 71 बीपीएससी पूछा हुआ क्वेश्चन है ये लेटेस्ट, कि एक न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन है कि 200 न्यूटन बल लगा करके जो है उसे नियत वेग से फर्श पर ढकेल रहे हैं तो सीमांत घर्षण वेग उतना ही रहेगा, इसका 200 न्यूटन बल ही रहेगा। देखिए क्या कह रहा है कि नियत वेग का अर्थ है कि लकड़ी के बक्से के वेग परिवर्तन की दर अर्थात त्वरण शून्य है, और न्यूटन के गति विषयक नियम के अनुसार यदि किसी वस्तु का त्वरण शून्य है तो उस पर लगने वाला परिणामी बल भी शून्य होगा। ठीक है, यानी कि जितना न्यूटन का उसका था उतना ही रह जाएगा, तो 200 का 200 न्यूटन ही इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखिए
अगला क्वेश्चन है कि किसी बैल की एक जोड़ी खेत जोतते समय हल पर 140 न्यूटन का बल लगाती है। जोता गया खेत 15 मीटर लंबा है। खेत की लंबाई को जोतने में किया गया कार्य क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 2100 जूल हो जाएगा। देखिए अभी 71वीं में लेटेस्ट पूछा गया क्वेश्चन है ये, तो इसको देखेंगे कैसे बनाया गया है। चलिए देखते हैं। देखिए भौतिकी में किसी स्थिर बल द्वारा किया गया कार्य जो है W बराबर Fs होता है, जिसमें जब बल और विस्थापन एक ही दिशा में हो तब ये वाला फार्मूला लगाएंगे W बराबर Fs, जहाँ F जो है क्या है, लगाया गया बल है, S विस्थापन है, W जो है किया गया कार्य है। अब F बराबर 140 दिया हुआ है, ठीक है ना, बल, और खेत की लंबाई विस्थापन हो जाएगी जो कि 15 मीटर है। बैल हल को खेत की लंबाई की दिशा में खींच रहा है, अतः बल और विस्थापन की दिशा एक ही है, इसीलिए W बराबर Fa हो जाएगा। तो ये 140 गुने 15 कर देंगे तो 2100 आ जाएगा, और यहीं 2100 जूल हमारा कार्य हो जाएगा, राइट आंसर। अगला देखेंगे कि यदि एक कार का द्रव्यमान 1500 किलोग्राम है तो कार का वेग 30 किलोमीटर प्रति घंटा से 60 किलोमीटर प्रति घंटा तक बढ़ाने के लिए क्या कार्य करना होगा, कितना कार्य करना होगा? देखिए ये TRE 3 में अभी पूछा गया लेटेस्ट क्वेश्चन है, तो ये भी एक न्यूमेरिकल है, इसको देख लेते हैं कैसे इसका सॉल्यूशन बनाया गया है। देखिए कार्य का द्रव्यमान जो है 1500 किलोग्राम दिया है, फिर कार्य का प्रारंभिक वेग जो है 30 किलोमीटर प्रति घंटा है, जिसको हम लोग मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे। तो क्या करेंगे, मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 30 में 5/18 से गुना कर देते हैं। जो भी किलोमीटर प्रति घंटा में दिया है उसमें 5/18 से गुना कीजिएगा तो मीटर प्रति सेकंड में आ जाएगा। और फिर अब कार का अंतिम वेग जो दे रहा है वो 60 किलोमीटर घंटा है, इसको भी हम लोग मीटर प्रति सेकंड में बदल लिए, ठीक है, 5/18 से गुना करके। और देखेंगे अब जो संपादित कार्य होगा वो गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होगा। तो गतिज ऊर्जा में परिवर्तन क्या होगा, पहला गतिज ऊर्जा हो जाएगा हाफ mv² माइनस 1/2 mu², ठीक है, दोनों में से 1/m कॉमन हो गया, v² माइनस u² हो गया। तो अब दोनों सबका वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है, तो यहाँ पे आ गया ये दोनों का स्क्वायर, फिर वो करके माइनस कीजिएगा तो इसको कैलकुलेट करके 15/6250 ये जूल इसका कार्य आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अब है गुरुत्व के अधीन गति। गुरुत्व के अधीन गति की बात करें तो एक ट्रक जो है वह विराम अवस्था से किसी पहाड़ी से नीचे की ओर नियत त्वरण से लुढ़कना शुरू करता है। यह 20 सेकंड में 400 मीटर की दूरी तय करता है। यदि ट्रक का द्रव्यमान 7 टन है तो इस पर लगने वाला बल क्या होगा? देखिए ये अभी पूछा गया 71वीं में क्वेश्चन है, और इसमें लगभग 3-4 क्वेश्चन जो है न्यूमेरिकल से पूछा गया था फिजिक्स के, तो इसको देख सकते हैं। चलिए इसको क्वेश्चन में बनाते हैं कि समान त्वरण वाली वस्तु की गति के लिए सूत्र जो है वो S बराबर ut प्लस हाफ at² होता है, जहाँ u जो है 0 होने पर क्या हो जाएगा, S बराबर हाफ at² बचेगा, और S बराबर हमको 400 दिया गया है, और हाफ a और t² 20 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग a का वैल्यू निकालेंगे, वो कितना आ जाएगा हमारा, वो 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। और उसके बाद ट्रक का त्वरण जो है a बराबर 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, इसको हो जाएगा ट्रक का त्वरण। अब न्यूटन के गति के द्वितीय नियम से बना लेंगे, जो द्वितीय नियम क्या फार्मूला देता है, F बराबर ma। द्रव्यमान 7 टन है, इसको किलो में बदलेंगे 7000 किलो हो जाएगा, और इस पे रखेंगे फार्मूला पे, तो ये 14000 न्यूटन हो जाएगा। यानी इस प्रकार ट्रक पर लगने वाला बल हमारा क्या हो गया, 14000 न्यूटन हो गया। आगे देखिए, यदि धरती की घूमने की गति घूर्णन बढ़ा दी जाए तो भूमध्य रेखा पर पिंड का वजन क्या होगा? तो भूमध्य रेखा पर पिंड का वजन घट जाएगा। यदि धरती की घूमने की गति बढ़ा दी जाए तो भूमध्य रेखा पर पिंड का वजन जो है घट जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज ए राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है कि एक वस्तु का भार पृथ्वी की सतह पर मापने पर 100 न्यूटन आता है, इसका भार चंद्रमा की सतह पर मापने पर कितना होगा? तो चंद्रमा की सतह पर मापने पर इसका भार हो जाएगा 16.7 न्यूटन। ऑप्शन नंबर डी इज ए राइट आंसर हो जाएगा। देखिए क्या हो जाएगा इसका, 16.7 न्यूटन, ऑप्शन नंबर डी। पृथ्वी की तुलना में चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल का 1/6 गुना होता है, इसलिए चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार जो है पृथ्वी के भार का 1/6 हो जाएगा। क्या करेंगे कि जो भार उसका दिया हुआ है 100, उसमें 6 से भाग दे देंगे, तो हमारा आंसर हो जाएगा 16.7 न्यूटन। आगे देखेंगे कि अलग अलग द्रव्यमान की दो वस्तुएं चंद्रमा की सतह के पास स्वतंत्र रूप से गिरने से क्या होता है? तो ये किसी भी क्षण एक ही वेग रहेगा। ऑप्शन नंबर डी इज ए राइट आंसर हो जाएगा।
अलग अलग द्रव्यमान की दो वस्तुएं चंद्रमा की सतह के पास स्वतंत्र रूप से गिरने से किसी भी क्षण एक ही वेग में रहता है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, जब एक आप लिफ्ट में खड़े हैं तो लिफ्ट के फर्श पर आपके भार द्वारा लग रहा बल क्या होगा। चलिए इसमें जो है आप एक लिफ्ट में खड़े हैं तो लिफ्ट के फर्श पर आपके भार द्वारा लग रहा बल क्या होगा। लिफ्ट में 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से नीचे आते समय शून्य होगा। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। लिफ्ट के 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का जो त्वरण से जो नीचे आते समय वो शून्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण लगभग है कितना होता है। तो ये 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। याद रखिएगा पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण लगभग 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर हो जाएगा। देखिए बीपीएससी टियर 3 में ये पूछा गया क्वेश्चन है अभी लेटेस्ट का, तो आप टियर 4 देने वाले हैं तो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिए और चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलिए। अगला है, यदि एक पंख, एक रबर की गेंद और एक लकड़ी की गेंद के निर्वात में एक समान ऊंचाई से स्वतंत्रतापूर्वक एक साथ गिर रहे हैं तो क्या होगा, इसमें क्या परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा। तो देखिए तीनों जो है एक साथ ज़मीन पर पहुँचेंगे। क्या बता रहा है कि एक पंख है और एक रबर की गेंद है और दूसरा एक लकड़ी की गेंद है, तीनों अलग अलग तरह के हैं और निर्वात में इसको गिराया जा रहा है एक समान ऊंचाई से स्वतंत्र पूर्वक। तो जब यहाँ पे निर्वात लग गया, ठीक है, तो याद रखिएगा तीनों ज़मीन पर एक साथ पहुँचेंगे, चाहे उनका कोई भी द्रव्यमान हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, चंद्रमा की सतह पर कोई वातावरण नहीं है क्यों, इसका क्या कारण है कि चंद्रमा पर कोई वातावरण नहीं है। क्योंकि गैस के अणुओं का पलायन वेग उनमें वेग के मूल मध्य वर्ग से कम होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज ए राइट आंसर हो जाएगा हमारा। फिर आगे देखेंगे कि जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो इसका भार बदल जाएगा परंतु द्रव्यमान नहीं बदलेगा। जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो इसका भार बदल जाता है परंतु द्रव्यमान नहीं बदलता है। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन है कि यदि दो वस्तुओं के बीच की दूरी को दोगुनी कर दी जाए तो उनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा। क्या कर दिया जाए, दो वस्तुओं के बीच की दूरी को दोगुनी कर दी जाए तो उनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल जो है दोगुनी करने पर 1/4 हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए ये टीआरई 3 में पूछा गया क्वेश्चन है आपका। आगे देखेंगे हम लोग, अगला है स्थूल पदार्थों के गुण से जब दिन में पानी पर साबुन की फिल्म दिखाई देती है तो एक सुंदर रंग दिखती है, इस घटना का क्या कारण है। तो ये प्रकाश का व्यतिकरण होता है। याद रखिएगा प्रकाश का व्यतिकरण के कारण दिन में पानी पर साबुन की फिल्म दिखाई देती है जो एक सुंदर रंग दिखलाती है, इसका ये कारण है प्रकाश का व्यतिकरण। अगला क्वेश्चन है, एक ठोस के सीधे गैस में परिवर्तन को क्या कहते हैं। काफ़ी फेमस क्वेश्चन, ऊर्ध्वपातन कहते हैं। ऊर्ध्वपातन का ये परिभाषा ही है, ठोस सीधे गैस में परिवर्तित हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विंडो या घरेलू क्लीनर या परफ्यूम स्प्रेयर के रूप में इस्तेमाल की जाने वाली स्प्रे बोतल निम्नलिखित में से किस पर काम करती है। तो ये स्प्रे बोतल किस पर काम करती है, तो ये बर्नौली के सिद्धांत पर काम करती है। ऑप्शन नंबर बी इज ए राइट आंसर। विंडो या घरेलू क्लीनर या परफ्यूम स्प्रेयर के रूप में जो इस्तेमाल की जाने वाली स्प्रे बोतल है, ऐसे देखते होइएगा हाथ से मार करके करते हैं स्प्रे की, तो वो बर्नौली के सिद्धांत पर काम करता है। ऑप्शन नंबर बी इज ए राइट आंसर। देखिए यूपीएससी टीचर 11-12 में ये पूछा गया है, अभी 2023 में फर्स्ट जो टीआरई हुआ था उसमें ये पूछा गया है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बर्फ़ का एक टुकड़ा पानी से लबालब भरे बीकर में तैर रहा है, जब पूरी बर्फ़ पिघल जाएगा तब क्या होगा। पानी क्या गिरेगा, नीचे नहीं गिरेगा, बिल्कुल नहीं गिरेगा। जल स्तर नहीं बदलेगा मतलब गिरेगा भी नहीं। तो ऑप्शन नंबर डी इज ए राइट आंसर हो जाएगा। पानी का टुकड़ा जो है जब भर देते हैं तो जो गिरना रहता है वो पहले ही गिर जाता है, पिघलने के बाद कोई परिवर्तन नहीं होता है उसमें। वर्षा की बूंद की गोलाकार आकृति का क्या कारण है, तो ये पृष्ठ तनाव के कारण वर्षा की बूंदें गोलाकार होती हैं। आगे देखेंगे हम लोग, अगला है कि सबसे ज़्यादा श्यानता होती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया, 1000 बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम सब में कि सबसे ज़्यादा श्यानता किसकी होती है। याद रखिएगा शहद की, हनी की सबसे ज़्यादा श्यानता विस्कोसिटी होता है। देखिए श्यानता का जो है सबसे ज़्यादा शहद हो जाएगा, खून हो जाएगा, जल हो जाएगा, तब वायु हो जाएगा। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है, क्यों इसका क्या कारण है कि प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है। तो देखिए याद रखिएगा उच्च दाब के कारण
पानी उच्च तापमान पर उबलने लगता है। उच्च दाब के कारण जो है पानी उच्च तापमान पर उबलने लगता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इज ए राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन से संबंधित क्वेश्चन है। दृश्य स्पेक्ट्रम के तरंगदैर्घ्य की क्या सीमा है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, हम लोग 10th में भी पढ़े हुए हैं प्रकाश चैप्टर लाइट में कि 3900 एंगस्ट्रॉम से लेकर के 7600 एंगस्ट्रॉम तक के तरंगदैर्घ्य वाले प्रकाश को हम लोग अपनी आँखों से देख सकते हैं। उसी को दृश्य स्पेक्ट्रम के तरंगदैर्घ्य की सीमा कहते हैं। इसी तरह बताइएगा कि मनुष्य जो है कितने हर्ट्ज की आवृत्ति तक के आवाज़ को, ध्वनि को सुन सकता है, उसका इसी तरह का एक रेंज दिया गया है। आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। अभी हम उस क्वेश्चन की चर्चा की है कुछ देर पहले। फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे, सौर विकिरण निम्न में से किस परास में दिखता है? सौर विकिरण जो है 400 से लेकर 700 नैनोमीटर के परास में दिखता है। सौर विकिरण 400 से 700 नैनोमीटर के परास में दिखता है। दो कैंडेला का एक सामुदायिक स्रोत जिसका कारण फ्लक्स पैदा करता है वह क्या है? तो वह 8 ल्यूमेन का हो जाएगा। वह है 8 ल्यूमेन का हो जाएगा राइट आंसर। देखिए टीआरई में पूछा गया क्वेश्चन है ये, इसको बना लेंगे कि एसआई मात्रक जो है ज्योति फ्लक्स का क्या होता है? ल्यूमेन होता है। ज्योति फ्लक्स को एफ से प्रदर्शित करते हैं और एफ बराबर 4 पाई एल है और 4 पाई एल बराबर 2 हो जाएगा, तो ये 8 पाई ल्यूमेन इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे कि सही कथन चुनना है। दिया हुआ है इसमें क्या कथन कि लाल प्रकाश का तरंगदैर्घ्य बैगनी प्रकाश से कम होता है। गलत। लाल प्रकाश का तरंगदैर्घ्य बैगनी प्रकाश से ज़्यादा है। बिल्कुल सही, सबसे ज़्यादा होता है, तो बी इज ए राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखने की ज़रूरत ही नहीं है। प्रकाश की गति निम्न से किस माध्यम में न्यूनतम होती है? तो याद रखिएगा कांच या शीशा, यहाँ पे जो दिया हुआ है उसमें, ठीक है। सबसे ज़्यादा वायु में, उसके बाद जल में, तब कांच या शीशा में। और वायु या निर्वात दोनों एक ही हो जाएगा, दोनों में सेम होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश का वर्ण विक्षेपण संभव है? कहाँ पे संभव है? तो ये प्रिज्म द्वारा होता है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, और 7 रंगों में विभक्त हो जाता है वहाँ पे। हालांकि दृश्य प्रकाश में जल पारदर्शक होता है। दूरस्थ वस्तुओं को जल की महीन बूंदों से निर्मित कोहरे में नहीं देखा जा सकता, इसलिए होता है क्योंकि, क्या इसका कारण है? तो चलिए इसको देखते हैं। ऐसा इसलिए होता है कि अधिकतर प्रकाश बिखर कर आभासी और अस्पष्टता निर्मित करता है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, थोड़ा स्पीड में चलेंगे ताकि पूरा फिजिक्स एक ही वीडियो में कंप्लीट हो जाए, ज़्यादा समय भी ना लगे। एक वर्णी प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो कौन सा गुण नहीं बदलता है? तो आवृत्ति नहीं बदलती है। याद रखिएगा, एक वर्णी प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो आवृत्ति नहीं बदलता है। प्रकाश में 7 रंग होते हैं। प्रकाश में 7 रंग होते हैं। रंगों को अलग करने का क्या तरीका है? तो एक प्रिज्म से रंगों को अलग अलग किया जा सकता है। प्रिज्म में इसको प्रवेश करके कराएंगे तो वहाँ पे 7 रंगों में विभक्त हो जाएंगे, ठीक है। 7 रंग कौन सा हो जाएगा? बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी तथा लाल हो जाएगा। श्वेत प्रकाश को नली में कैसे उत्पन्न करते हैं? तो तंतु को गर्म करके। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे कि ट्यूबलाइट में प्रकाश किस पर निर्भर करता है? तो ट्यूबलाइट में प्रकाश जो है ट्यूब में ठोस धातु पर निर्भर करता है, प्रतिदीप्त पर निर्भर करता है। अगला क्वेश्चन है कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे में जाता है तो निम्न में से कौन सा नहीं बदलता है? अभी देखे हैं हम लोग कि प्रकाश जो है माध्यम बदलने से उसका आवृत्ति नहीं बदलता है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। प्रकाश विकिरण की प्रकृति कैसी होती है? प्रकाश विकिरणों की प्रकृति जो है तरंग एवं कण दोनों के समान होती है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे कि विवर्तन झंझरी यानी डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग का उपयोग करके विवर्तन पैटर्न प्राप्त करने के लिए नीली रोशनी की किरण का उपयोग किया गया था। यदि नीली रोशनी के स्थान पर पीली रोशनी का प्रयोग किया जाए तो फिर आपको इसमें क्या दिखाई मिलेगा? तो ये विवर्तन जो है पैटर्न व्यापक और दूर दूर हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। देखिए BAO का एग्ज़ाम अभी लेटेस्ट में जो 2024 में होता है उसमें ये पूछा गया है। विवर्तन झंझरी में यदि नीली रोशनी की किरण की जगह पीली रोशनी का प्रयोग किया जाए तो नीली रोशनी की तुलना में तरंगदैर्घ्य अधिक होने के कारण विवर्तन पैटर्न व्यापक और दूर दूर हो जाता है। आकाश नीला लगता है क्योंकि इसका क्या कारण है? आकाश नीला दिखता है तो देखिए इसका कारण है लघु तरंग दीर्घ तरंगों की अपेक्ष वायुमंडल द्वारा अधिक प्रकीर्णन होता है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन है कि वह घटना जिसके कारण आकाश नीला दिखाई देता है, तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश नीला दिखाई देता है, नीले रंग का प्रकीर्णन हो जाता है।
रात के समय खुले आकाश में तारों के टिमटिमाने को किससे समझाया जा सकता है? तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण तारा टिमटिमाता हुआ दिखाई देता है। निम्न में से कौन छाया की उत्पत्ति के लिए जिम्मेदार है? तो प्रकाश का ऋजुरेखीय प्रसार जो है छाया की उत्पत्ति के लिए जिम्मेदार है। आगे देखेंगे कि 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के एक उत्तल लेंस की सतह पर सफ़ेद घोड़े का प्रतिबिंब बनाने के लिए बड़ी संख्या में काले रंग की पतली पट्टियाँ बनाई जाती है, वो प्रतिबिंब कैसा होगा? तो यह प्रतिबिंब जो है कम चमक वाला एक घोड़ा होगा। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे हम लोग, अगला क्वेश्चन है हमारा कि एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी FL बराबर 10 सेंटीमीटर है। पानी में इसे डूबने पर यह कार्य करेगा, किसके समान कार्य करेगा? तो देखिए यह जो है FL 10 सेंटीमीटर से बड़े एक उत्तल लेंस की तरह काम करेगा। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए TRE में पूछा गया क्वेश्चन है, इसको लेंस का मेकर सूत्र 1/f u - u डैश बटे 1/r1 - 1/r2 पर इसको डिसाइड किया जा सकता है, तो उससे ये इसके फोकस दूरी बढ़ जाता है। दृष्टि की खराबी, निकट दृष्टि दोष को किस नाम से जाना जाता है? तो देखिए निकट दृष्टि दोष को मायोपिया के नाम से जाना जाता है। इसमें नहीं दिया है, इसलिए ऑप्शन नंबर ई इज राइट आंसर हो जाएगा। निकट दृष्टि दोष को मायोपिया कहते हैं और इसके लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है, यानी कनकेव लेंस। फिर देखिए कि मायोपिया वह बीमारी है जिसमें व्यक्ति नहीं देख पाता है। क्या नहीं देख पाता है? तो मायोपिया क्या होता है? निकट दृष्टि दोष। मायोपिया को हिंदी में बोलते हैं निकट दृष्टि दोष। इसमें दूर की वस्तुएं स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं, ठीक है ना, और निकट के ही नहीं दिखाई देता है। तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए इज ए राइट आंसर, मतलब दूर की वस्तुएं स्पष्ट रूप से नहीं दिख पाता है, और दूर का नहीं दिखेगा तो उसमें दोष हो जाएगा निकट दृष्टि दोष। थोड़ा सा ये उल्टा चलता है। निकट दृष्टि दोष किसके प्रयोग से उपचारित किया जा सकता है? तो अभी बताए हैं, इसके लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए। दूर दृष्टि दोष जिसमें व्यक्ति दूर की वस्तुओं को तो स्पष्ट नहीं देख पाता लेकिन पास की वस्तुओं को स्पष्ट देख पाता, वह दृष्टि दोष क्या कहलाता है? तो वह निकट दृष्टि दोष कहलाता है। देखिए BAO का एग्जाम में अभी लेटेस्ट पूछा गया है ये क्वेश्चन। अगला है कि अवतल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा और वस्तु के आकार के बराबर होता है। वस्तु की स्थिति कैसी होनी चाहिए इसके लिए? तो वस्तु की स्थिति जो है वक्रता केंद्र पर होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। चैनल को आप लोग लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलिए, अपने दोस्तों को जोड़िए, क्योंकि चैनल का ग्रोथ से हौसला बढ़ेगा तो आपको और लेटेस्ट वीडियो यहाँ पे देखने को मिल सकता है जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। अगला है, जब एक टेलीस्कोप के अभिदृश्यक लेंस का व्यास बढ़ता है तब टेलीस्कोप की विभेदन क्षमता क्या होती है? तो विभेदन क्षमता उसकी बढ़ती है। अभिदृश्यक, जब एक टेलीस्कोप के अभिदृश्यक लेंस का व्यास बढ़ता है तो टेलीस्कोप की विभेदन क्षमता भी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। फिर आगे देखेंगे, यदि किसी ऐनक मतलब दर्पण लेंस की शक्ति 2 डायोप्टर हो तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी? तो इसकी फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर हो जाएगी, क्योंकि हम लोग जानते हैं P बराबर 1/f फार्मूला होता है, ठीक है ना। उसी फार्मूले पे इसको मापा जाता है और निकाला जाता है। देखिए फोकस दूरी जो है यहाँ पे P जो है लेंस की क्षमता था, तो इसको डायोप्टर में डिसाइड करते हैं, तो यहाँ पे F करके दिया है, वही सेम फार्मूला हुआ। आगे देखेंगे कि सौर भट्टी में प्रयुक्त होता है, क्या प्रयुक्त होता है? तो अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। सौर भट्टी में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, कितनी होती है? तो अनंत होती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। ऑप्शन नंबर डी इज ए राइट आंसर जगह। देखिए 71वीं BPSC में ये पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नाई की दुकान 2 समतल दर्पण रखे जाते हैं एक दूसरे के समानांतर। नाई की दुकान में जब हम लोग बाल दाढ़ी कटवाने जाते हैं तो दोनों साइड में समतल दर्पण दिखता है और वो दोनों एक दूसरे के समानांतर होता है, तभी वहाँ पे जा कर के अनेकों प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। और हम लोग अपने पीछे के भाग को भी देख सकते हैं उसमें। बड़े शोरूम और डिपार्टमेंटल स्टोर में इस्तेमाल किया जाने वाला विजिलेंस दर्पण होता है, कैसा होता है? तो वो उत्तल दर्पण होता है। बड़े शोरूम और डिपार्टमेंटल स्टोर में जो यूज़ किया जाता है विजिलेंस दर्पण, वो उत्तल दर्पण होता है। अगला है कि पढ़ने में काम आने वाला ग्लास लेंस किस प्रकार के लेंस से बनता है? तो ये उत्तल दर्पण से बनता है। ऑप्शन नंबर बी इज ए राइट आंसर हो जाएगा हमारा। आगे चलिए देखते हैं, अगला क्वेश्चन है कि दर्पण के सामने खड़े एक व्यक्ति को अपना प्रतिबिंब अपने से बड़ा लगता है, इसका तात्पर्य है वह कौन सा दर्पण है? जब वो अपने से वो बड़ा लगने लगेगा तो वो समझ जाइए कि अवतल दर्पण है, ठीक है।
नेक्स्ट है कि आवर्धक कांच में किस प्रकार के लेंस का प्रयोग किया जाता है, तो उत्तल लेंस का, आवर्धक कांच में जो है उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है ऊष्मा एवं ऊष्मागतिकी से। पहला देखेंगे कि किसी घर में एक महीने में ऊर्जा की खपत 250 यूनिट होती है तो कुल ऊर्जा जूल में होगी 9.9 गुने 10 के पावर 8 जूल के बराबर होगी। एक घर में एक महीने में ऊर्जा की खपत 250 यूनिट हो रही है तो कुल ऊर्जा जो हो जाएगी 9 गुने 10 के पावर 8 के बराबर हो जाएगी। देखिए ये न्यूमेरिकल जो है 1000 यूपीएससी पीटी में पूछा गया क्वेश्चन है, इसीलिए न्यूमेरिकल का काफ़ी इंपॉर्टेंस अब बढ़ गया है। देखिए ऊर्जा की खपत को यूनिट में मापते हैं और 1 यूनिट बराबर 1 किलोवाट घंटा होता है। 1 यूनिट बराबर 1 किलोवाट घंटा होता है। 1 किलोवाट घंटा जो है 1000 जूल प्रति सेकेंड होता है, जिसे 3 गुने 3600 सेकेंड से करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, 36 लाख जूल हो जाएगा, जिसको हम लोग 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल लिख सकते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि वह ताप बिंदु जिस पर ठोस, द्रव और गैसीय अवस्थाएं एक साथ रह सकती है क्या कहलाता है, तो वह त्रिक बिंदु कहलाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यह एक ऐसा टेम्परेचर पॉइंट है जिस पर ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्थाएं वाले वस्तु एक साथ रह सकती है, उसे त्रिक बिंदु कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। आगे देखिए कि अधिक ऊंचाइयों पर द्रवों का क्वथनांक क्या होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अधिक ऊंचाइयों पर द्रवों का क्वथनांक घटता है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। आगे है कि डैश के कारण पानी एक उत्कृष्ट शीतलन कारण है। किसके कारण, तो उच्च विशिष्ट ऊष्मा के कारण। उच्च विशिष्ट ऊष्मा के कारण पानी एक उत्कृष्ट शीतलन कारक है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। कमरे को ठंड किया जा सकता है। कमरे को ठंड किया जा सकता है किसके द्वारा, तो संपीड़ित गैसों को छोड़ने से। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। कमरे को ठंडा किया जा सकता है संपीड़ित गैसों को छोड़ने से। फिर आगे देखिए अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा ऊष्मा का सबसे अधिक कुचालक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ऊष्मा का सबसे अधिक कुचालक, कुचालक मतलब नॉट कंडक्टिंग, तो ये हो जाएगा शीशा। ऑप्शन नंबर बी इज ए राइट आंसर, जिसमें ऊष्मा प्रवाहित नहीं होगी। अगला है 100 डिग्री सेल्सियस ताप पर वायु में जलने की तुलना में 100 डिग्री सेल्सियस पर स्थित वाष्प में जलना क्या होता है, तो वाष्प की ऊष्मा जो है काफ़ी ज़्यादा होती है इसके कंपेयर में। तो देख सकते हैं यहाँ पे ज़्यादा वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा के कारण ज़्यादा खतरनाक है। ऑप्शन नंबर बी इज ए राइट आंसर हो जाएगा। जैसे कि बचपन में हम लोग का जो है रोटी जो बनता है या फिर कहीं पे बॉयलिंग हो रहा है उसके भाप से देखिएगा जल जाएगा तो वो काफ़ी ज़्यादा जलन महसूस होता है। गुप्त ऊष्मा के कारण ऐसा होता है। याद रखिएगा किसके कारण, तो गुप्त ऊष्मा के कारण ऐसा होता है। स्टीम इंजन कैसे चलता है, तो ऊष्मा से चलता है स्टीम इंजन। ऑप्शन नंबर बी। फिर हमारा है कि वातानुकूलन यंत्र से किस कारण ठंडक होती है। वातानुकूलन यंत्र से किस कारण ठंडक होती है, तो गैस को दबाने एवं मुक्त करने से ठंडक होती है। वातानुकूलन मतलब एयर कंडीशनिंग हो गया, एसी से किस कारण ठंडक होती है, तो गैस को दबाने एवं मुक्त करने से होता है। ए इज ए राइट आंसर हो जाएगा। फिर अब हम लोग चलेंगे, एक पंखा गर्मी के मौसम में आराम की अनुभूति पैदा करता है। क्यों करता है ये, तो हमारा पसीना जो है तेज़ी से वाष्पित हो जाता है इससे, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए कि कमरे में रखा रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोलकर सोएंगे तो क्या होगा। कमरे में रखा रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोल देंगे तो फिर क्या होगा, तो ये जो है कमरे को गर्म ही करेगा ना। तो देखिए क्या कह रहा है कि रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा यानी फ्रीज का दरवाज़ा जब हम खोल के रखेंगे तो ये थोड़ा गर्म कर देगा। आप अंततः कमरे को थोड़ा गर्म कर सकते हैं। ये सी इज ए राइट आंसर हो जाएगा। ये मत सोचिएगा कि ठंडा हो जाएगा। फिर है यदि रेफ्रिजरेटर के दरवाजे को कुछ घंटे के लिए खुला छोड़ दे तो कमरे का तापमान क्या होगा, बढ़ जाएगा। आगे आएंगे, अगला क्वेश्चन है हमारा कि पानी का घनत्व अधिकतम होता है किस पर होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, स्टार मार्क लगा के याद कर लीजिए कि पानी का घनत्व अधिकतम होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ठंड के दिनों में लोहे के गुटके और लकड़ी के गुटके को प्रातःकाल में छुए तो लोहे का गुटका ठंडा लगता है, क्योंकि इसका क्या कारण है, तो देखिए लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का अच्छा चालक है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। लोहा का कोई भी सामान छुइएगा ठंडी के दिन में और लकड़ी का, तो लकड़ी से ज़्यादा ठंडा लोहा वाला लगेगा। तो इसका क्या कारण है, ऊष्मा का अच्छा चालक होता है लोहा। ऊष्मा स्थानांतरण जिसके लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती वह क्या कहलाता है, तो वो विकिरण कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा।
फिर आगे देखेंगे 50 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट स्केल में क्या है। 50 डिग्री सेल्सियस का तो इसका एक फार्मूला होता है, उसको याद कर लीजिएगा और उस पर बनाइएगा तो 122 डिग्री फ़ारेनहाइट आएगा। जैसे कि C/100 F-32/180, ठीक है ना, K-273/100। तो ये तीन सबका रिलेशन दिया हुआ है, उस पर बना लीजिएगा आप। देखिए यहाँ बनाया हुआ है इस सूत्र से, तो उतना वैल्यू निकल जाएगा। फिर से वही क्वेश्चन है कि 40 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट में क्या होगा, तो ये 104 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा। C/100 करेंगे, F-32/180 करेंगे और इस पे जो है C का वैल्यू 40 रखेंगे, बाकी कटा करके F का वैल्यू निकालिएगा तो 104 डिग्री फ़ारेनहाइट आ जाएगा। आगे है तरंग गति से संबंधित क्वेश्चन है। लोलक की कालावधि क्या होती है, तो लोलक की कालावधि जो है वह लंबाई के ऊपर निर्भर करती है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। आगे है कि दो उत्तरोधर श्रृंग अथवा दो उत्तरोधर गर्त के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, तो तरंगदैर्घ्य कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। दो उत्तरोधर श्रृंग अथवा दो उत्तरोधर गर्त के बीच की दूरी को, जैसे कि देखिए इसको ऐसे समझिए, यहाँ से चलता है, ऐसे ऐसे चलता है, तो क्या कह रहा है, दो उत्तरोत्तर श्रृंग अथवा दो उत्तरोत्तर गर्त के बीच की दूरी। तो उत्तरोत्तर श्रृंग जो है ये हो गया और उत्तरोत्तर गर्त जो है ये हो गया। इसके बीच की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, इसको तरंगदैर्घ्य बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग कितना होता है, तो विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग जो है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे कि कॉस्मिक किरणें आवेशित कण है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। कॉस्मिक किरणें आवेशित कण हैं। आंतों के रोगों के निदान में निम्न किरणों का उपयोग किया जाता है। किसका, तो वो अल्फा किरण का किया जाता है, सॉरी अल्फा नहीं, एक्स किरण का प्रयोग किया जाता है आंत रोग के निदान के लिए। इसी से एक्सरे किया जाता है। यह एक विद्युत चुंबकीय विकिरण है। एक्सरे का एक गुण जो है यह है कि उन्हें विक्षेपित किया जा सकता है। तो कौन सा होगा इसमें, तो विद्युत चुंबकीय क्षेत्र दोनों के साथ नहीं, इसमें कोई नहीं होगा। चलिए देखते हैं। एक्सरे एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। इन्हें विद्युतीय या चुंबकीय क्षेत्र द्वारा विक्षेपित नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इनमें से आवेशित कोई कण उपस्थित नहीं होता है। इनकी खोज रोएंटजन ने की थी। अगला क्वेश्चन ध्वनि से संबंधित है कि ध्वनि की तीक्ष्णता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है, तो ये ध्वनि के तरंगदैर्घ्य से। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ध्वनि की तीक्ष्णता जो है ध्वनि का तरंगदैर्घ्य के द्वारा निर्धारित की जाती है, याद रखिएगा। आगे है कि जब एक ध्वनि तरंग एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह राशि जो अपरिवर्तित रहती है वह है आवृत्ति नहीं बदलती। अभी कुछ देर पहले हम लोग डिसाइड किए हैं, चर्चा किए हैं इस पर कि ध्वनि का माध्यम बदलने से आवृत्ति नहीं बदलता है। वायु में ध्वनि तरंग होता है, कैसा होता है, तो ध्वनि जो है एक अनुदैर्घ्य तरंग है, याद रखिएगा। कहीं भी रहे वो अनुदैर्घ्य ही होगा। आगे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है कि अनुदैर्घ्य तरंगों का उदाहरण है। कौन सा अनुदैर्घ्य तरंग है, तो ध्वनि जो है अनुदैर्घ्य तरंग है। आप बताइएगा कमेंट करके कि प्रकाश जो है किस तरह का है, तरंग है, अनुदैर्घ्य है या अनुप्रस्थ तरंग है। अगला क्वेश्चन है कि एक संगीत कार्यक्रम में ऑर्केस्ट्रा बजाने से पहले एक सितार वादक तनाव को समायोजित करने की कोशिश करता है और स्ट्रिंग को एक उपयुक्त रूप से बांधता है। ऐसा करके वह क्या ठीक करने की कोशिश करता है, तो वह अन्य वाद्य यंत्रों की आवृत्ति के साथ सितार स्ट्रिंग की आवृत्ति को ठीक करता है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए कि 100 डेसिबल की प्रबलता स्तर संगत होगा। किसके संगत होगा, तो ये एक मशीन शॉप से आने वाले शोरगुल के समीप होगा। 100 डेसिबल का प्रबलता स्तर संगत होगा एक मशीन शॉप से आने वाले शोरगुल के। नेक्स्ट है कि अल्ट्रासोनिक तरंगे जो है कितने हर्ट्ज की होती है। काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आप बताइए इसे कमेंट करके कि क्या होता है अल्ट्रासोनिक तरंगे। हम लोग कितना से हर्ट्ज के कितना की ध्वनि को सुन सकते हैं, तो हम लोग 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज के बीच की तरंग को सुन सकते हैं, ठीक है। तो देखिए हम लोग जो है कि 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज के बीच की आवृत्ति की ध्वनि को सुन सकते हैं। तो इसको दृश्य बोला जाता है और मतलब ऑडिबल वेव बोला जाता है। और जब 20,000 हर्ट्ज से ऊपर आ जाएगा, जिसको हम लोग नहीं सुन सकते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, अल्ट्रासोनिक तरंग बोलते हैं। और एक 20,000 कम से आकर आ जाता है, तो इसको क्या बोलते हैं, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। काफ़ी आसान क्वेश्चन है ये। अब देखिए फिर है कि बिल्ली के सुनने के आवृत्ति विस्तार होता है, क्या होता है, तो 45 हर्ट्ज से लेकर 64 किलो हर्ट्ज तक होता है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। बिल्ली के सुनने का आवृत्ति विस्तार 45 हर्ट्ज से 64 किलो हर्ट्ज तक होता है। आगे देखेंगे
कि किस माध्यम में ध्वनि की चाल अधिकतम होती है। किस माध्यम में ध्वनि की चाल अधिकतम होती है, तो स्टील में। स्टील कहने का मतलब किसी भी ठोस में जो है ध्वनि की चाल अधिकतम होती है। देख सकते हैं आप, ये 71वीं बीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है, तो आपके आने वाले 72वीं एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये दोस्त। याद रखिए कि ठोस में सबसे ज़्यादा होता है ध्वनि की चाल। ध्वनि का वायु में वेग अनुमानतः क्या है। ध्वनि का वायु में क्या है, तो वायु में 330 मीटर प्रति सेकंड अनुमानित है वेग इसका। निम्नलिखित में से किसमें ध्वनि की गति अधिकतम होती है, तो ध्वनि की गति इस्पात में अधिकतम होती है या फिर ठोस में। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। देखिए टीआरई 3 में पूछा गया क्वेश्चन है। आगे देखेंगे कि विद्युत धारा निम्नलिखित में से किस तरीके से 1 वोल्ट व्यक्त किया जा सकता है, तो 1 जूल प्रति कूलम से 1 वोल्ट को व्यक्त कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे कि वैद्युत ऊर्जा इलेक्ट्रिकल एनर्जी पैदा की जाती है किससे, तो ये यूरेनियम से। ऑप्शन नंबर डी, वैद्युत ऊर्जा यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है यूरेनियम से पैदा की जाती है। देखिए आगे है नाभिकीय रिएक्टर में नाभिकीय विखंडन से। नाभिकीय रिएक्टर में नाभिकीय विखंडन से विद्युत उत्पन्न करने के लिए साधारणतः प्रयोग किया जाने वाला तत्व कौन सा है, तो ये यूरेनियम है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन है हमारा कि नाभिकीय रिएक्टर में नाभिकीय विखंडन से विद्युत उत्पन्न करने के लिए साधारणतः प्रयोग किया जाने वाला तत्व कौन है, अभी बताएं कि यूरेनियम है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा इसका। तो आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन, विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग किया जाता है, अभी बताए हैं यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है। 100 वाट का बिजली का बल्ब यदि 10 घंटे तक जले तो बिजली खर्च कितना होगा, तो 100 वाट का बल्ब जो है 10 घंटे तक चल रहा है तो ये कितना होगा, 1 इकाई होगा। जितना वाट होगा और जितना घंटा चलेगा उसमें दोनों को गुना कर देंगे तो उतना यूनिट निकल जाएगा। तो इसको कीजिएगा, तो मतलब उतना यूनिट नहीं तो 1000 इसका हो जाएगा। 1000 बराबर 1 यूनिट होता है, 1000 वाट आ जाएगा और 1000 वाट बराबर 1 यूनिट हो जाएगा। ठीक है, आगे देखेंगे 2 समानांतर प्रतिरोध वाले सर्किट का कुल प्रतिरोध 1.403 किलो ओम है। यदि एक प्रतिरोधक का मान 2 किलो ओम है तो दूसरे प्रतिरोधक का मान क्या हो जाएगा, तो दूसरे प्रतिरोधक का मान हो जाएगा 4.70 किलो ओम हो जाएगा। ये न्यूमेरिकल है। इसको देख लेंगे यहाँ पे कैसे बनाया गया है। तो देखिए कुल प्रतिरोध जो है 1.403 है और समानांतर क्रम में संयोजित है तो 2 प्रतिरोध R1 R2 हो जाएगा। ठीक है, और इसका एक फार्मूला होता है समानांतर क्रम में, कुल प्रतिरोध R है यहाँ पे और इसको 1/R1 प्लस 1/R2 फार्मूला पर इसको दोनों को फिट करेंगे और यहाँ पे जो R2 है ये टोटल दिया हुआ है, एक तो ये दिया हुआ है और इसको निकालना है। तो इस फार्मूला पे करके मान रख के आप इसको निकाल सकते हैं। आगे फिर देखेंगे अगला क्वेश्चन है कि एक सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपघट्य होता है तो वो अमोनियम क्लोराइड का। एक सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपघट्य होता है अमोनियम क्लोराइड। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। फिर है एक m किलोग्राम भार me कूलम्ब आवेश वाला इलेक्ट्रॉन स्थिर अवस्था में v वोल्ट के विभवांतर में गति करता है तब इसकी अंतिम ऊर्जा जूल में होगी ev के बराबर। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। ev देखिए 70वीं बीपीएससी के री एग्ज़ाम में पूछा गया है, ये क्वेश्चन है तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। जहाँ पे ई आवेश है, विभवांतर भी है और ये भी मतलब अंतिम ऊर्जा हो जाएगा। नेक्स्ट है कि कौन सा सही मेल है, कौन सा जो है सही मेल है, तो यहाँ पे 1 से अधिक इसका आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं, ये BAO का पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। विद्युत मोटर जो है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। सुरक्षा फ्यूज विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर कार्य करता है। विद्युत जनरेटर जो है विद्युत चुंबकीय प्रेरण प्रभाव पर काम करता है। यानी कि सभी के सभी इसमें सुमेलित है, सभी मैच हैं। यूरेनियम से क्या बनता है, यूरेनियम से क्या बनता है, तो बिजली का उत्पादन होता है यूरेनियम से। फिर है टरबाइन और डायनेमो से बिजली प्राप्त करने में किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, तो टरबाइन या डायनेमो से जो बिजली प्राप्त करते हैं उसमें मैकेनिकल ऊर्जा को जो है हम लोग विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर लेते हैं। मैकेनिकल मतलब यांत्रिक ऊर्जा। डायनेमो जो है, डायनेमो किस सिद्धांत पर काम करता है, तो ये यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फिर है एसी करंट को कैसे उत्पन्न करते हैं, तो एसी करंट को डायनेमो द्वारा उत्पन्न करते हैं। एसी मतलब अल्टरनेटिंग करंट और एक डीसी होता है। विद्युत मोटर में क्या होता है, तो विद्युत मोटर में जो है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदला जाता है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे कि फोटो इलेक्ट्रिक सेल
फोटो इलेक्ट्रिक सेल एक ऐसा उपकरण है जो कि प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, ऑप्शन नंबर बी। फिर है सौर सेल एक उपकरण है। सौर सेल एक उपकरण है जो प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। हमें ऊर्जा का उच्चतम उत्पादन दोपहर के समय प्राप्त होता है जब सूर्य हमारे सर के ठीक ऊपर होता है। क्योंकि क्या इसका कारण है? तो इसका कारण है कि जब सूर्य की किरणें लंबवत गिरती है तो प्रकाश विकिरण का घनत्व अधिक होता है, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। देखिए आगे है चुंबकीय सुई किस तरफ संकेत करती है? तो चुंबकीय सुई जो है उत्तर की तरफ संकेत करती है। फिर हमारा है कि चुंबकत्व की अनुचुंबकीय सिद्धांत। चुंबकत्व का अनुचुंबकीय सिद्धांत निम्न में से किसके द्वारा प्रदर्शित होता है? तो वो है प्लेटिनम के द्वारा प्रदर्शित होता है, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा। सड़क प्रकाश में उपयोग आने वाले बल्बों को जोड़ा जाता है, किसके द्वारा जोड़ा जाता है? सड़क प्रकाश में आने वाले बल्बों को किस में जोड़ा जाता है? ये समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। देखिए ये टीआरई 3 में पूछा गया क्वेश्चन है। उपकरणों को विद्युत आघात से बचाने के लिए कौन सी युक्ति है? तो वो फ्यूज है, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। देखिए ये 71वीं में पूछा गया क्वेश्चन, लेटेस्ट है। फ्यूज जो है विद्युत आघात से बचाता है। आमतौर पर सुरक्षा फ्यूज लगाने के लिए प्रयोग होने वाला तार किस पदार्थ का बना होता है? तो टीन और शीशे की एक मिश्र धातु का बना होता है, जिसके हम लोग क्या बोलते हैं? टंगस्टन बोलते हैं। आगे देखेंगे, अगला है कि विद्युत फ्यूज किस प्रभाव पर कार्य करता है? विद्युत फ्यूज जो है विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर कार्य करता है, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, फिर है एक संवाहक के तापक्रम परिवर्तन के कारण इसमें विभव परिवर्तन होता है। इस घटना को क्या कहते हैं? इसे थॉम्सन प्रभाव कहते हैं। याद रखिएगा कि एक संवाहक के तापक्रम में परिवर्तन के कारण इसमें विभव परिवर्तन होता है और इस घटना को थॉम्सन प्रभाव कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। पंखे की रफ्तार किस पर निर्भर करती है? तो पंखे की रफ्तार जो है वोल्टेज पर निर्भर करती है, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। फिर हम लोग का है कि विद्युत चुंबक का कोर बनाने के लिए सामान्यतः उपयोग की जाने वाली सामग्री कौन सा है? तो ये नर्म लोहा है, हो जाएगा। विद्युत चुंबक का कोर बनाने के लिए सामान्यतः नर्म लोहे का प्रयोग किया जाता है। आगे देखेंगे कि विद्युत संचरण यानी ट्रांसमिट इलेक्ट्रिसिटी के लिए उच्च वोल्ट ग्रिड का उपयोग किया जाता है। इसका क्या कारण है? तो ऊष्मा का हानि कम होने के लिए। फिर आगे है कि पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में रखे गए दंड चुंबक जिसका उत्तरी ध्रुव भौगोलिक उत्तर दिशा की ओर स्थित है, इसके चारों उदासीन बिंदुओं की संख्या क्या होती है? कितना होती है? तो इसके लिए 2 होती है उदासीन बिंदुओं की संख्या। फिर है कि कौन सी धातु रोशनी के बल्बों में फिलामेंट के रूप में प्रयोग होती है? तो वो है टंगस्टन, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा। फिर आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन है कि बिजली की खपत का बिल किसके मापन पर आधारित होता है? बिजली की खपत का बिल जो है किसके मापन पर आधारित होता है? तो ये वाट के मापन पर आधारित होता है, केवल यही होगा, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। कितना वाट से यूनिट हमारा डिसाइड होता है। बिजली गिरने के दौरान कौन सी घटना होती है? तो बिजली गिरने के दौरान जो है, अब यह एक प्राकृतिक घटना है जो विद्युत आवेशित क्षेत्रों के बीच वायुमंडल के माध्यम से विद्युत के निर्वहन द्वारा निर्मित होती है। तो ये हो जाएगा बिजली का निर्वहन, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, कौन सा गैर ओहमिक प्रतिरोध का प्रतिनिधित्व करता है? तो ये है टॉर्च बल्ब, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये गैर ओहमिक प्रतिरोध का प्रतिनिधित्व करता है। एक सीधे विद्युत धारावाही चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती है, तो ये कैसा होता है? आप इसको बताइए कमेंट करके, ये अभी का क्वेश्चन है। देखिए, एक सीधे विद्युत धारावाही चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र जो है रेखाएं संकेंद्रित वृत्त के रूप में होती है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा ज्ञात करने के लिए दाहिने हाथ के अंगूठे के नियम का प्रयोग किया जाता है। यदि चालक में प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा परिवर्तित कर दी जाए तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा में भी परिवर्तन हो जाता है। फिर आगे देखेंगे, चालकता की बात आती है। तो चालकता क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है? तो ये I/R² नहीं करता है, I² करता है, VI करता है, V²/R करता है। देखिए ये 71वीं में लेटेस्ट पूछा गया क्वेश्चन है कि समय में किया गया परिवर्तन विद्युत कार्य व्यय हुई ऊर्जा के परिपथ में शक्ति कहलाती है। ये सब फार्मूला यहाँ दिया हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा दिए गए तार का प्रतिरोध है? तार का प्रतिरोध जो है R बराबर V/I लिखिए, या इसी को लिखते हैं V बराबर IR फार्मूला होता है।
अगला क्वेश्चन है हमारा कि कौन सा शब्द किसी सर्किट में विद्युत शक्ति का प्रतिनिधित्व नहीं करता है। वही है IR² नहीं करता है। देखिए ये अभी जो पढ़े हैं 17वीं का क्वेश्चन वो सीधे उठा करके यहाँ टियर 3 में दे दिया है। फिर आगे देख सकते हैं कि लघु पथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या हो जाता है। लघु पथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान बहुत अधिक बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज ए राइट आंसर हो जाएगा। लघु पथन में बढ़ जाता है। अर्धचालक वे सामग्रियां हैं जिनमें निम्न गुण होते हैं। कौन से गुण होते हैं? तो विद्युत चालकता धातुओं की चालकता से कम होती है। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। अगला है कि कौन सी धातु अर्धचालक के रूप में ट्रांजिस्टर में प्रयोग होती है। तो यह है जर्मेनियम। जर्मेनियम जो है वह अर्धचालक के रूप में ट्रांजिस्टर में प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि गर्म करने पर एक अर्धचालक का प्रतिरोध क्या होता है। तो अर्धचालक का प्रतिरोध गर्म करने पर घटता है। याद रखिएगा, अर्धचालक का प्रतिरोध गर्म करने पर घटता है। अतिचालक का लक्षण क्या है? अतिचालक का लक्षण है शून्य पारगम्यता। ऑप्शन नंबर सी इज ए राइट आंसर हो जाएगा। अतिचालक का लक्षण है शून्य पारगम्यता। लेंज के नियम के व्युत्पत्ति के लिए व्युत्पत्ति के लिए जो है क्या इसमें संरक्षण का नियम उपयोग होता है। तो देखिए इसमें जो है एक से अधिक इसका आंसर हो जाएगा। चलिए इसका डिटेल पढ़ते हैं। तो लेंज का नियम जो है ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है। लेंज का नियम यह सुनिश्चित करता है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण की प्रक्रिया में ऊर्जा न तो बनाई जाती है न ही नष्ट होती है। प्रेरित धारा हमेशा उस परिवर्तन का विरोध करती है जिसके कारण यह उत्पन्न होती है। इस प्रकार लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम लोग। अगला है कि एक सुचालक को दूसरे चार्ज किए हुए सुचालक से पास लाकर बिना संपर्क बनाए चार्ज करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो ये प्रेरण कहलाती है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा तरल बिजली का कुचालक है? तरल बिजली का कुचालक है तो ये हो जाएगा, इसमें से कोई नहीं हो जाएगा। जैसे कि देखिए क्या है कि नींबू का रस जो है, नमकीन पानी तथा संतरे के जूस आयन घुले रहते हैं इन सब में, जिससे इन विलायनों में चालकता पाई जाती है। यह सभी जो है विद्युत के सुचालक है, इसलिए डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। कुचालक पूछ रहा है, ये सभी विद्युत का सुचालक है। आगे है एक परवल जो है क्या पूछ रहा है, एक परवल विद्युत अपघट्य की चालकता क्या होती है। तो परवल विद्युत अपघट्य की चालकता जो है तनुकरण पर घटती है, तनुकरण करने पे घट जाती है। फिर है नाभिकीय भौतिकी से संबंधित क्वेश्चन हमारा। तो परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है किस पे? तो नाभिकीय विखंडन पर। याद रखिएगा, परमाणु बम जो है नाभिकीय विखंडन पर आधारित है। नाभिकीय विखंडन किसके संघात के कारण होता है? तो ये न्यूट्रॉन के संघात के कारण होता है नाभिकीय विखंडन, और इसी पर परमाणु बम इससे संबंधित है। हाइड्रोजन बम किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? तो हाइड्रोजन बम जो है अनियंत्रित संलयन प्रक्रिया पर करता है। देखिए परमाणु बम जो है नाभिकीय विखंडन पे काम करता है, और हाइड्रोजन बम जो है अनियंत्रित संलयन प्रतिक्रिया सिद्धांत पर आधारित है। आगे देखेंगे हम लोग कि नाभिकीय रिएक्टरों में D2O का उपयोग होता है। नाभिकीय रिएक्टरों में D2O का उपयोग होता है किसके रूप में? तो मंदक के रूप में होता है। ठीक है ना। D2O ड्यूटेरियम ऑक्साइड होता है, इसी को भारी जल बोला जाता है। कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है? तो ये अल्फा किरण विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है, गामा किरण विद्युत चुंबकीय तरंग है, एक्स किरण है। फिर आगे देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक रेडियोधर्मी तत्व द्वारा उत्सर्जित धनात्मक रूप से आवेशित कण है? तो वो है अल्फा किरण। ऑप्शन नंबर सी इज ए राइट आंसर हो जाएगा। अल्फा किरण एक रेडियोधर्मी तत्व द्वारा उत्सर्जित धनात्मक रूप से आवेशित कण है। आगे देखेंगे रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करता है। क्या उत्सर्जित करता है? तो ये सभी को, अल्फा किरण को करता है, बीटा किरण को करता है और गामा किरण को, सभी को करता है रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित। निम्न में से किसमें ऋणात्मक आवेश होता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ऋणात्मक आवेश जो है बीटा किरण में होता है। ऑप्शन नंबर सी, बीटा किरण में ऋणात्मक आवेश होता है। किसी विखंडनीय द्रव्य का क्रांतिक द्रव्यमान क्या होता है? तो किसी विखंडनीय द्रव्य का क्रांतिक मान श्रृंखला अभिक्रिया हेतु आवश्यक न्यूनतम द्रव्यमान होता है। ऑप्शन नंबर बी। फिर आगे देखेंगे हम लोग कंप्यूटर एवं सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित क्वेश्चन है। 2G स्पेक्ट्रम में अक्षर 2G किस संबंध से संबंधित है? तो ये जनरेशन से संबंधित है। अभी हम लोग 5G चलाते हैं, तो 5G में G का मतलब 5th जनरेशन हो जाएगा। ठीक है, तो वहीं 2G में G का मतलब पूछ रहा है, तो G का मतलब जनरेशन से हो जाता है।
एक प्रिंटर की गुणवत्ता किससे निर्धारित की जाती है? तो प्रिंटर की गुणवत्ता जो है बिंदु प्रति इंच से डिसाइड की जाती है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। बिंदु प्रति इंच से प्रिंटर की गुणवत्ता डिसाइड की जाती है, जिसे डॉट पर इंच बोलते हैं, यानी डीपीआई के रूप में डिसाइड किया जाता है। नेक्स्ट है कि कौन सी कंप्यूटर भाषाएं हैं? तो देखिए इसमें जो है कोबरा, उसके बाद पाइथन, स्किरल और जावा, ये सभी जो है कंप्यूटर भाषा है। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा। फिर आगे है कि कौन सा एक कंप्यूटर का भाषा नहीं है? कौन सा कंप्यूटर का भाषा नहीं है? तो देखिए फास्ट जो है वो नहीं है, बेसिक है, सी है, फोर्टर है, फास्ट नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। ये सभी कंप्यूटर की भाषाएं हैं। कौन सी तकनीकें 5G मोबाइल संचार नेटवर्क द्वारा सक्षम की जाएगी? तो देखिए 5G मोबाइल संचार द्वारा जो है इंटरनेट ऑफ थिंग्स हो जाएगा, उसके बाद एज ऑफ कंप्यूटिंग हो जाएगा, नेटवर्क स्लाइसिंग हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे हम लोग, वो है कि हाल ही में समाचारों में देखी गई चैट जीपीटी में जीपीटी का पूर्ण रूप क्या है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आजकल हम लोग चैट जीपीटी यूज़ करते हैं और हर बात में बोला जाता है कि चैट जीपीटी कर लो, तो जीपीटी में इसका फुल फॉर्म पता होना चाहिए। तो क्या पूछ रहा है चैट जीपीटी में जीपीटी का? तो जीपीटी का मतलब होता है जेनरेटिव प्री ट्रांसफार्मर, जेनरेटिव प्री ट्रेंड ट्रांसफार्मर। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा, जेनरेटिव प्री ट्रेंड ट्रांसफार्मर। भारत में प्रथम 3D मुद्रित मानव जैसे रोबोट का नाम क्या है? तो ये मानव ही है। भारत में प्रथम 3D मुद्रित मानव जैसे रोबोट का नाम ही रखा गया है मानव। आगे देखेंगे अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी से संबंधित क्वेश्चन है कि इसरो के GSLV F-15 मिशन के बारे में क्या सत्य है? तो इसमें जो है क्या दिया हुआ है, NVS-02 को उपग्रह ले जाया गया श्रीहरिकोटा से। इसरो का 101वां प्रक्षेपण था और श्रीहरिकोटा 100वां प्रक्षेपण था। तो इसमें से ऑप्शन डी हो जाएगा, एक से अधिक आंसर। देखिए 71वीं में पूछा गया क्वेश्चन है, चलिए इसको पढ़ देते हैं कि 29 जनवरी 2025 को इसरो द्वारा GSLV F-15 को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से 100वें प्रक्षेपण मिशन के रूप में प्रक्षेपित किया गया। इसी प्रक्षेपण यान के माध्यम से नाविक प्रणाली के लिए NVS-2 नेविगेशन उपग्रह को भू समकालीन स्थानांतरण कक्षा में स्थापित किया गया। तो यानी कि इसमें 101वां नहीं होगा, ऑप्शन ए और सी दोनों सही होगा, ये गलत हो जाएगा। आगे देखेंगे, अगला है कि भारत द्वारा हाल ही में प्रक्षेपित किए गए अंतरिक्ष यान चंद्रयान 2 के एक भाग लैंडर का नाम क्या है? तो उसका नाम है विक्रम। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर है। फिर है कि उपग्रह सैटेलाइट का उपयोग किया जाता है किस लिए? तो यहाँ पे ऑप्शन गलत है, इसको पढ़ देते हैं। उपग्रह का प्रयोग संचार, प्रसारण, मौसम विज्ञान सहित कई विभिन्न क्षेत्रों में किया जाता है। कृत्रिम उपग्रह एक विशेष प्रयोजन से भेजा गया एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो पृथ्वी या अन्य ग्रह खगोलीय पिंड की परिक्रमा करता है, जबकि प्राकृतिक उपग्रह अंतरिक्ष में अन्य ग्रह की परिक्रमा करता है। फिर अब देखेंगे अगला क्वेश्चन है कि इनसैट 2A कब छोड़ा गया था? तो ये 10 जुलाई 1992 को छोड़ा गया था। याद रखिएगा कहाँ से, फ्रेंच गुयाना से छोड़ा गया था इनसैट 2A 10 जुलाई 1992 को। अब आते हैं प्रमुख वैज्ञानिक एवं आविष्कार से। रडार का आविष्कार कौन किया था? तो ये रॉबर्ट वाटसन किए थे। रडार का आविष्कार रॉबर्ट वाटसन किए थे। अगला क्वेश्चन है हमारा कि सर सीवी रमन को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार कब प्राप्त हुआ? तो ये सन 1930 में सीवी रमन को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। ठीक है, और इनसे संबंधित कौन सा दिवस मनाया जाता है आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगला है रमन प्रभाव, सर सीवी रमन के कारण है। रमन प्रभाव के बारे में कौन सा कथन सही है? तो इसमें देखिए रमन प्रभाव में जो है प्रकीर्णित प्रकाश की आवृत्ति प्रकीर्णन के बाद बढ़ती भी है और घटती भी है, यही बताया गया। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे आइंस्टीन को नोबेल प्राइज किस कार्य पर मिला था? तो आइंस्टीन को नोबेल प्राइज जो है प्रकाश विद्युत प्रभाव पर मिला था, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पर मिला था। फिर है हमारा कि उस वैज्ञानिक का नाम बताइए जिसने कहा था कि पदार्थ को ऊर्जा में बदला जा सकता है। ऐसा कौन कहा था? तो आइंस्टीन कहे थे कि पदार्थ को ऊर्जा में बदला जा सकता है। उसके बाद है टेलीस्कोप की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो टेलीस्कोप की खोज गैलीलियो ने की थी। इस सदी की शुरुआत में हवाई जहाज़ का आविष्कार किसने किया था? तो हवाई जहाज़ का आविष्कार राइट ब्रदर्स ने किया था। आगे है कि आधुनिक टेलीफोन का उपयोग करता है कौन? तो ये रेडियो तरंगों का। आधुनिक टेलीफोन का उपयोग करता है रेडियो तरंगों का। फिर आगे देखेंगे विविध से संबंधित क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से क्या विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार नीति 2020 का परिणाम नहीं है? तो एक राष्ट्र एक सदस्यता है। उसके बाद अनुसंधान और नवाचार उत्कृष्टता फ्रेमवर्क है। अटल इनोवेशन इससे संबंधित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। देखिए 71 BPSC का पूछा गया क्वेश्चन है।
आगे देखेंगे हम लोग एक बरसाती दिन में क्या करता है। तो एक बरसाती जो है दिन में क्या करता है, तो ये शुष्क बल्ब तापमापी आर्द्र बल्ब तापमापी की तुलना में ज़्यादा माप दर्शाता है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। एक बरसाती दिन में शुष्क बल्ब तापमापी आर्द्र बल्ब तापमापी की तुलना में ज़्यादा माप दर्शाता है। आगे देखेंगे कि आकाश तीर के बारे में कौन सा कथन सही है। आकाश तीर के बारे में तो इसमें जो ऑप्शन दिया गया है वो एक से अधिक हो जाएगा। चलिए इसको पढ़ देते हैं। आकाश तीर थल सेना की एयर डिफेंस व्यवस्था का कोर अर्थात मूल कमांड एंड कंट्रोल तंत्र है, जिसके माध्यम से सेना की विभिन्न एयर डिफेंस इकाइयाँ, रडार और हथियार प्रणाली एक नेटवर्क के रूप में जुड़ती है। आकाश तीर भारत में बड़े C4ISR मतलब कमांड कंट्रोल कम्युनिकेशन कंप्यूटर इंटेलिजेंस सर्विलेंस एंड रिकोनेसेंस इकोसिस्टम के एकीकृत होकर कार्य करता है और तीनों सेवाओं को समन्वित तरीके से काम करने में सक्षम बनाता है। यह स्वतः कम ऊंचाई वाले हवाई क्षेत्र की निगरानी करता है और ग्राउंड बेस्ड एयर डिफेंस हथियार प्रणालियों का दक्ष नियंत्रण करता है, जिससे भारत की रणनीति निष्क्रिय रक्षा से सक्रिय त्वरित प्रतिकार की ओर स्थानांतरित होती है। यानी एक से अधिक इसका आंसर हो जाएगा। फिर है कि बैरोमीटर की ऊंचाई में अचानक वृद्धि क्या इंगित करता है। तो ये अत्यंत शुष्क मौसम को इंगित करता है। बैरोमीटर की ऊंचाई में अचानक वृद्धि जो है अत्यंत शुष्क मौसम को डिनोट करता है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा। और आप बताइएगा कमेंट करके कि बैरोमीटर में अचानक पारा का नीचे गिरना किस चीज़ को दर्शाता है। ये एक फिल्म में भी दिखाया गया है। घड़ी में प्रयोग होने वाले क्वार्ट्ज क्रिस्टल होते हैं। घड़ी में प्रयोग होने वाले क्वार्ट्ज क्रिस्टल होते हैं तो ये सिलिकॉन डाइऑक्साइड के होते हैं। ऑप्शन नंबर बी, घड़ी में प्रयोग होने वाले क्वार्ट्ज क्रिस्टल सिलिकॉन डाइऑक्साइड के होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी वैल्यू सोलर स्थिरांक है। तो ये है 1.4 किलोवाट प्रति मीटर स्क्वायर को वैल्यू सोलर स्थिरांक कहा जाता है। 1.4 किलोवाट प्रति मीटर स्क्वायर को। फिर है गॉड पार्टिकल है। गॉड पार्टिकल क्या है। तो ये हिग्स बोसान है। ऑप्शन नंबर बी इज ए राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे हम लोग। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा है गैर संपर्क बल है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है गैर संपर्क बल की पहचान करने। तो ये चुंबकीय बल जो है गैर संपर्क बल है। इसके लिए संपर्क में आने की ज़रूरत नहीं होता है, वो ऐसे ही खींच लेता है। 2012 में CERN यूरोपीय प्रयोगशाला में एक बहुप्रचारित गॉड कण की खोज की गई थी। इस कण का वैज्ञानिक नाम क्या है। इसका नाम है हिग्स बोसान, याद रखिएगा। फिर इसके बाद है क्रोमैटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग होता है। किसमें प्रयोग होता है। इसका ऑप्शन गलत है, इसलिए चलिए डिटेल पढ़ते हैं। किसी मिश्रण से विभिन्न पदार्थ को अलग करने में क्रोमैटोग्राफी तकनीक का प्रयोग होता है। क्रोमैटोग्राफी तकनीक का उपयोग मुख्यतः विटामिन और प्रोटीन के पृथक्करण में किया जाता है। प्रारंभ में क्रोमैटोग्राफी तकनीक का उपयोग पदार्थों को उनके रंग के आधार पर अलग किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा फोटो इलेक्ट्रिक उपकरण डिजिटल अनुप्रयोग के लिए सबसे उपयुक्त है। तो ये है फोटो डायोड। ऑप्शन नंबर ए इज ए राइट आंसर। फोटो डायोड फोटो इलेक्ट्रिक उपकरण डिजिटल उपकरण के रूप में सबसे उपयुक्त है। निम्नलिखित में से कौन सा फोटो इलेक्ट्रिक उपकरण डिजिटल अनुप्रयोग के लिए सबसे उपयुक्त है। तो ये फोटो डायोड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज ए राइट आंसर हो जाएगा। आगे है कि LED लाइट इमिटिंग डायोड जो होता है यानी प्रकाश उत्सर्जक डायोड के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है। तो गलत कथन की पहचान करना है हमको। तो चलिए देखते हैं। पहला दिया है LED प्रकाश स्रोत ऊर्जा की कम खपत करते हैं, बिल्कुल सही। LED प्रकाश बल्बों से अधिक अवधि तक कार्य करते थे, बिल्कुल सही। LED में पारा प्रयुक्त होता है जो मनुष्यों के लिए हानिकारक है, तो ये गलत है। LED में ट्रैफिक सिग्नल लाइटों का प्रयोग होता है, तो ये सही है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक, आगे देखेंगे कि एक संधारित्र का प्रतिघात होता है। एक संधारित्र का प्रतिघात होता है आवृत्ति के व्युत्क्रमानुपाती। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। एक संधारित्र का प्रतिघात आवृत्ति के व्युत्क्रमानुपाती होता है। आगे देखेंगे कि अंतरिक्ष विज्ञान पर अनुसंधान और विकास का श्रेय जाता है, किसको जाता है। तो ये विक्रम साराभाई को जाता है। अंतरिक्ष विज्ञान पर अनुसंधान और विकास का श्रेय विक्रम साराभाई को जाता है। परमाणु ऊर्जा में भारतीय कार्यक्रम के जनक कौन है। तो ये होमी जहांगीर भाभा है। परमाणु ऊर्जा में भारतीय कार्यक्रम के जनक होमी जहांगीर भाभा को माना जाता है। शांति उद्देश्यों हेतु परमाणु शक्ति का उपयोग करने में भारत किस देश से बहुत ही ज़्यादा आगे है। तो ये है पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा आगे है। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारत में निर्मित टैंक का नाम क्या है। भारत में निर्मित टैंक का नाम क्या है। तो ये अर्जुन है। ऑप्शन नंबर बी इज ए राइट आंसर हो जाएगा। भारत में निर्मित टैंक है। प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट कब छोड़ा गया था। तो आर्यभट्ट जो है 19 अप्रैल 1975 को छोड़ा गया था, याद रखिएगा। प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट को कब छोड़ा गया। 19 अप्रैल 1975 को छोड़ा गया। फिर इसके बाद है इसरो का संक्षिप्त
रूप क्या है, ठीक है ना। तो ये इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन होता है, इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा। इसरो भारत का अंतरिक्ष संगठन है, इसको क्या कहते हैं, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसरो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा, वहीं पूछ दिया है। आगे देखेंगे हम लोग अब। तो इस तरह से हमारा अब रसायन विज्ञान आ जाता है। तो फिजिक्स टोटल आज कंप्लीट हुआ। कैसा लगा फ्रेंड, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और वीडियो तक को लास्ट तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। और चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलिएगा। इसे अपने दोस्तों को एक ग्रुप में ज़रूर शेयर कीजिए। चैनल को ग्रो कराने में आपका हेल्प काफ़ी चाहिए, इसलिए धन्यवाद।